जी, तो बोलिए ललित जी, क्या आपको स्टॉक मार्केट के बारे में क्या जानना जानना क्या सर, एक्चुअली अभी सबसे पहला एक क्वेश्चन है आपके, जो मैंने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक क्वेरी मेरी। है? हाँ। तो 1 साल पहले मैंने मतलब पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। हाँ। तो एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड आया था, उसमें मैंने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक तो है। 50,000 रुपए मैंने डाले उसमें। ठीक है। हाँ। तो वो क्या सही है? पहली चीज तो है कि आपने जो पैसा लगाया हुआ है उसका उद्देश्य क्या था, नंबर पहला। किस उद्देश्य से पैसा आपने लगाया? उद्देश्य ये था कि मुझे इस उद्देश्य से पैसा लगाया था। एक्चुअली मैं चाहता था कि इसमें जो काफी लोग बता रहे थे कि म्यूचुअल फंड में और स्टॉक मार्केट, एसआईपी वगैरह में इन सबसे अच्छा पैसा मिलता है, हाँ। मतलब रिटर्न इनसे अच्छे हैं। देखिए, पहले इसको जानिए, तो मैं इस आपको वजह से हमने थोड़ा आप जरा इसको समझने काफी की डर कोशिश हमें करिए। बहुत लग रहा था, हमें इसमें लगाने इसको इसको समझने की पैसा कोशिश लगाने करिए। के पहले वो बहुत डर लग रहा था। इसको समझने की कोशिश करिए, जी ठीक है ना? जी इकोनॉमिक्स पढ़े हैं कि नहीं? आप शायद पढ़े हैं इकोनॉमिक्स। जी। इकोनॉमिक्स पढ़े हैं ना आप? इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा मैं। नहीं पढ़े हैं। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, पीसीबी। चलिए ठीक है। ओ सॉरी, इकोनॉमिक्स के हाँ, अनुसार, बायोलॉजी से। इकोनॉमिक्स के जी अनुसार ब्याज वह होता है जो हम अपने पास नगद जो धन रखा होता है, ठीक है, कितने समय तक उसको त्याग करने को तैयार होते हैं। यानी मान लीजिए हमारे पास 1 लाख रुपया रखा हुआ है, हम उसको अपने पास रखना चाहते हैं, तो हम कितने दिनों तक उसका त्याग करते हैं कि हम उस पैसे को कहीं दूसरे जगह लगा दें। जितना अधिक त्याग करने को जी। हम तैयार रहते हैं, हमको रिटर्न उतना ही अधिक होता है। पहला चीज। दूसरी चीज कि यदि रिटर्न आपको गारंटीड देता है तो वो कम से कम देगा, जी ठीक है ना? तो जोखिम का ये उल्टा होता है, सॉरी, जोखिम का बिल्कुल समानांतर होता है। यानी जितना अधिक जोखिम लेंगे हाँ, पहला। आपका रिटर्न उतना अधिक होगा, जितना अधिक कम जोखिम लेंगे आपका रिटर्न उतना ही कम। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा जो पैसा होता है, एक्चुअली आपने सही कहा, सही जो कहा। सबसे सबसे जी अच्छा धन होता है, वो अपने पास रखा हुआ कैश होता है, क्योंकि वो हमारे हाथ में है, जी हमारे जेब में है, हमारे पर्स जी में, हमारे घर में है, वो सुरक्षित है। लेकिन यदि हम उस पैसे को अपने पास रखे रहते हैं तो उसकी जो मुद्रास्फीति होती है, जो पर डे महंगाई बढ़ रही है, उसकी वैल्यू को कम करती है। यदि 7% मुद्रास्फीति है तो हमारे पैसे की वैल्यू पर डे, पर ईयर 7% की दर से कम हो रही है। 1 लाख आज है तो अगले साल 93,000 हो जाएगा, उसके अगले साल 86,000 हो जाएगा, उसके अगले साल 79,000 हो जाएगा, उसके अगले साल 72,000 हो जाएगा। यानी कि आने वाले 12-15 सालों के अंदर अंदर वो जो 1 लाख रुपए की वैल्यू है मुश्किल से 10-12 हजार के बराबर हो जाएगी, क्योंकि मुद्रास्फीति जी कम है। तो उस मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए हमको इन्वेस्टमेंट करने होते हैं। मैं इन्वेस्टमेंट का बेसिक फंडा से शुरुआत कर रहा हूँ। तो हाँ, तो सबसे पहले जो परंपरागत साधन होता है वो होता है सेविंग अकाउंट, जिसमें मुश्किल से 2.5-3% मिलता है। एफडी होता है, एफडी में लगभग हाँ, 7% के आसपास होता हाँ, है। लेकिन 7 बिलो ही 7 है अभी तो। लेकिन 7 से सात नीचे ही है। परसेंट में भी आपको टीडीएस का लगता है। हाँ हाँ हाँ। ओवर आप जो रिटर्न होता है मुश्किल से 5% आता है। अब जी मुद्रास्फीति जी जी 7% चल रही होती है, नुकसान होता है। फिर एलआईसी, जी। एलआईसी सबसे घटिया इन्वेस्टमेंट होता है। कभी भी एलआईसी में पैसा मत डालें, क्योंकि एलआईसी में एजेंट को भारी भरकम कमीशन मिलता है। आप 1 लाख रुपया, एक्चुअली में सर, बस एक एडवांटेज है सर इसमें, वो क्या? वो लाइफ कवर मिल जाता है, बस और कुछ नहीं। उसको मैं अभी उसके बारे में आगे बताऊंगा। यदि जी जी आप एलआईसी में 1 लाख रुपया डालते हैं, ये मान के चलिए कि जी 30-40 हजार रुपया एजेंट को कमीशन चला जाता है, तो आपका पैसा तो पहले ही कम हो गया। यानी हम्म 1 लाख में से मुश्किल से 60-70 हजार रुपया पैसा इन्वेस्ट हुआ, तो वो 60-70 हजार पहले 1 लाख होगा, फिर उसके ऊपर जाएगा तब तो आपका बढ़ेगा। तो एलआईसी में नुकसान होता है। लाइफ कवर मिलता है तो उसके लिए टर्म प्लान लेना चाहिए। जी। टर्म प्लान बेहतर होता है, जो इंडोमेंट नॉर्मल एलआईसी प्लान होता है। कभी अच्छा भी अच्छा। एजेंट आपको टर्म प्लान के बारे में नहीं बताते हैं, उसके पीछे कारण होता है। कुछ तो हमारी धारणाएं होती हैं, कुछ तो हमारे विचार होते हैं, और कुछ उनके अपने स्वार्थ होते हैं, इसलिए टर्म प्लान के बारे में नहीं बताते। उसके बाद होता है आरडी और पीपीएफ, इसमें लगभग 7% के आसपास चलता है, बहुत अच्छा होता है। अब हम उसके बाद जब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं,
फिर उसी कड़ी में आपका गोल्ड और रियल एस्टेट आता है, सोना और चांदी आता है। तो सोने चांदी का रिटर्न भी 10-12% के आसपास होता है। फिर आपका रेट रियल एस्टेट होता है, जमीन वगैरह दुकान, उसमें भी आपको 10-12% का रिटर्न आता है। जमीन में लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन जमीन में रिटर्न ज्यादा नहीं मिलता है। जमीन में ज्यादा रिटर्न सिर्फ इसलिए मिलता हुआ लगता है क्योंकि हम उसमें पैसा ज्यादा लगाते हैं। जैसे आप किसी से बात करें, कोई आसपास किसी ने जमीन में पैसा लगाया होगा तो उससे पूछिए, हाँ भाई हाँ जी भाई तुमने ये जमीन कब खरीदा था? तो कहेगा कि 2010 में खरीदा था। कितने में खरीदा था? तो 10 लाख का खरीदा था। आज कितना मिल रहा है? तो 30 लाख मिल रहा है, यानी 3 गुना। 10 सालों में जमीन में जो रिटर्न होता है 3 गुने से अधिक नहीं मिलता है। यदि कोई विशेष हो गया कि वहां पर मान लो कि कोई हाईवे निकल गया या कोई बहुत बड़ा ऑफिस आ गया, तो वो एक अलग विषय होता है, वो हाँ हाँ मिलता हाँ। है। नहीं तो 3 गुने से ज्यादा नहीं मिलता है। और 3 गुने का रिटर्न बुंदेलखंड आप, एक्सप्रेस वे हमारे यहाँ से अभी निकला है, तो वो काफी जमीन महंगी हो गई हाँ, है। वो एक विशेष परिस्थिति है ना। तो हाँ ओवरऑल बिल्कुल जो बिल्कुल। जमीन में रिटर्न आता है मुश्किल से 10% आता है। वही हाल सोने का जी होता है। फिर जो सबसे अच्छा रिटर्न प्राप्त होता है वो स्टॉक मार्केट में आता है। आपका स्टॉक मार्केट यदि उठा के देखिए तो 17-18% का CAGR चलता है। क्यों होता है कि जैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वैसा ही इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में भी होता है। स्टॉक मार्केट में हम बिजनेस खरीदते हैं, और जितना पैसा हम जमीन में इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना ही पैसा यदि स्टॉक मार्केट में लगाए, जो धैर्य वहां देते हैं वही धैर्य यदि यहाँ दे, तो आपको 10 सालों में 6 गुना 7 गुना रिटर्न मिलता है। मैं 6 गुना 7 गुना कम बता रहा हूँ, 10-10 गुना तक रिटर्न मिलता है स्टॉक मार्केट में। सामान्य काफी नहीं जी सामान्य परिस्थिति में आप 10 सालों में स्टॉक मार्केट में आसानी से जो है 6 से 7 गुना कर ले जाते हैं, और विशेष परिस्थिति होगी तो आपको 15 से 20 गुना कर ले जाएंगे। ओवरऑल 10 गुना आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो हाँ, ये अभी जब से मैंने ये शुरू किया है, जब से मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें जानने की कोशिश की है, हाँ, तो मैं अभी जैसे इस ग्रुप में जुड़ा हुआ, तो मैं अपने आप को भी मैं ये समझता हूँ, मैं तो अभी बहुत ही पीछे हूँ। जी जी, और स्टॉक रिलेट और इसकी जानकारी भी मुझे बहुत ही कम है। हाँ हाँ मैं हाँ। अभी जिस हिसाब से आप लोग इन्वेस्ट करते हैं या बात करते हैं, तो मुझे अभी बहुत मतलब पीछे लगता है कि मैं अभी बहुत ही पीछे हूँ, तो तो इसमें देखिए, बहुत ही आगे जाना कोई भी आता है ना तो बिगिनर बन के ही आता है। जैसे है। जैसे लोगों को देखता है, पढ़ता है, समझता है, फिर उसकी नॉलेज बढ़ती है, फिर और ज्यादा आगे बढ़ता है। तो धैर्य जी रखिए, बहुत ही आता है। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। जब डायरेक्ट में हम आते हैं तो डायरेक्ट में हमको क्या होता है कि मार्केट की स्टडी करनी पड़ती है, स्टॉक स्टॉक चुनने पड़ते हैं, ठीक है ना। कब खरीदे कब बेचे नॉलेज होना चाहिए, हमारे पास सिस्टम होना चाहिए। तो ये जो धैर्य होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। तो होता क्या है कि इन सब चीजों का अभाव होता है हमारे पास, जिसकी वजह जी से 100 में से जो होता है ना 80-90 लोग नुकसान उठा देते हैं। क्यों नुकसान उठाते हैं? तो धैर्य नहीं होता है। जमीन को यदि आज हम खरीदते हैं तो अगले दिन हम देखना शुरू नहीं करते हैं, लेकिन जब शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं तो अगले दिन से देखना शुरू कर देते हैं। और वहां पर इमोशन काम करता है, अरे भाई अब गिरा, 100 रुपए का शेयर लिए 80 चला गया, कहीं 50 से चला जाए, कहीं 40, हम घबरा के बेच देते हैं। तो इन कारणों से स्टॉक मार्केट में 90-95% लोग नुकसान होते हैं। तो डायरेक्ट में आपको धैर्य रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सही शेयर चुनने पड़ेंगे तो आपको मजा आएगा। यदि आप ये नहीं कर पाते तो उसके लिए दूसरा रास्ता बनाया गया इनडायरेक्ट का। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है कि बीच में एक बिचौलिया होता है जो कहता है कि भाई मार्केट का मैं एक्सपर्ट हूँ, ठीक जी है ना, 24 आवर काम जी यही करूंगा, मैं इसके लिए जी टीम बनाऊंगा, आप हमको पैसा दीजिए, जो पैसा आपका लगेगा, हम हमारा कुछ खर्चा होगा, हम खर्चा काट के आपको जो रिटर्न मिलेगा हम आपको वापस कर जी देंगे। जहां डायरेक्ट में हम शेयर चुनते हैं, हमारे बिहाफ पर वो शेयर चुनता है। यदि डायरेक्ट इक्विटी में हम जाते हैं, डायरेक्ट शेयर लेते हैं, तो हमारा जो रिटर्न होता है लगभग 20% के आसपास आता है, जी और म्यूचुअल फंड में आते हैं तो 14 से 15% का आता जी है। अब हाँ जब डायरेक्ट स्टॉक में हम आते हैं तो मुश्किल से 15-20 शेयर लेते हैं, म्यूचुअल जी फंड में आते हैं तो 50-60 शेयर लेते हैं। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपके पास 1,000 रुपया पड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि मारुति का शेयर लेना, मारुति का शेयर 10,000 का चल रहा है, आप 1,000 रुपया हाँ मारुति का शेयर नहीं ले सकते।
आपके पास 1,000 रुपया है, आप चाहते हैं कि एशियन पेंट का शेयर लेना, आप नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका शेयर 3,000 रुपये चल रहा है। लेकिन म्यूचुअल फंड के माध्यम से होता क्या है कि वो क्या करते हैं, हमारा 1,000, आपका 1,000, पता नहीं कितने लोगों का 1,000 मिल करके उनके पास कई सौ, कई हजार करोड़ इकट्ठा हो जाता हाँ जी, फंड इकट्ठा हो जाता है। है, कई सौ करोड़ इकट्ठा हो जाता है। तो कई हाँ। 100 करोड़ में क्या करते हैं वो, 10% एशियन पेंट में लगा देते हैं, 5% बजाज जी, फाइनेंस में लगा देते हैं, 2% जी, मारुति में ले लेते हैं। तो हमारा होता जी, क्या है कि हमारे इस 1,000 रुपए में ही, ठीक है ना, मारुति के भी शेयर खरीद लेते हैं, स्टेट बैंक के भी शेयर खरीद लेते हैं। बात समझ रहे हैं? यानी म्यूचुअल फंड हाँ, में बिल्कुल। हम कम पैसों में ज्यादा शेयर खरीद लेते जी, हैं, बड़े शेयर खरीद लेते हैं। जी, तो होता क्या है कि रिस्क हमारा कम हो जाता है वहां पर, और रिस्क कम होता है तो रिटर्न भी हमको, मतलब नुकसान की आशंका कम हो जाती है। तो म्यूचुअल फंड में बेहतर, बेहतर। आपको आसानी से 14-15% का रिटर्न आता है। सामान्यतः यदि आप 1,000 की आरडी करते हैं तो एक, जैसे आरडी करते हैं तो 1,000 में आपको 72,000 मिलते हैं साल, 5 साल बाद। यहाँ पर आपको 1,000 करने पर आपको लगभग 85-86,000 मिलता है। यदि आप उसको 10 सालों के लिए चलाते हैं, आपका पैसा जमा होता है 1,20,000। आरडी में आपको पैसा मिलेगा 1.5 लाख के आसपास मिलेगा, ठीक है ना, 1.5 लाख के आसपास मिलेगा। यदि आप डायरेक्ट इक्विटी में जाएंगे, वो इक्विटी में लगभग 2.5 लाख मिलेगा। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न होगा वो बढ़ता जाएगा। ये बात तो सही है, मैंने भी देखा है, रिटर्न आंकड़े देखता हूँ मैं, तो उसमें रिटर्न के जो है काफी आंकड़े काफी अच्छे, बहुत ही अच्छे, उम्मीद से भी ज्यादा है। हाँ, और ये देखिए, हमने देखा है। म्यूचुअल फंड में भी किस्में होती है। इक्विटी फंड होता है। इक्विटी में क्या जी, होता है कि हमारा 80-90% पैसा इक्विटी में जाता है, डायरेक्ट शेयर में जाता हम्म, है। हाँ, हाँ, इक्विटी में जाकर फिर बैलेंस फंड होता क्या है कि आधा इक्विटी हो जाता है, आधा डेब्ट हो जाता है, आधा एफडी जैसा होता है। फिर एफडी होता है, यानी वो डेब्ट फंड होता है जो एफडी की तरह से काम करता है। तो जो बैलेंस एडवांटेज फंड है वो बैलेंस फंड है, आधा शेयर है और अच्छा, आधा इक्विटी है, अरे सॉरी, आधा डेब्ट है और आधा अच्छा, शेयर है। तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो भी अच्छा, मायने रखता है। अब न सुनिए, यदि आप 10 सालों तक जी, फंड को चलाते हैं, आप तो जो डायरेक्ट इक्विटी वाला जो शेयर होता है, फंड होता है, वो आपको जी, 15% का रिटर्न देगा। और यहां पर जो होगा आपका बैलेंस फंड, ये 13% रिटर्न देगा। क्यों? अच्छा, क्योंकि यहां पर आपका आधा हिस्सा डेप्ट हो जाता है, वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है। इसीलिए सबसे पहले मैंने पूछा कि आप किस उद्देश्य से पैसा लगाए, कितने समय के लिए पैसा लगाए थे। यदि आप अपना पैसा 10 सालों से अधिक के लिए लगाए हैं या 5 सालों से अधिक के लिए लगाए हैं, तो फिर आपके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड नहीं है। बैलेंस एडवांटेज फंड उन लोगों के लिए होता है जिनकी उम्र ज्यादा हो, नंबर एक चीज। दूसरी चीज, जिनको नियमित रूप से पेंशन टाइप का पैसा लेना होता है, जो रिस्क कम ले जी, सकता है, क्योंकि बैलेंस फंड है। आप देखिए कि आप किस उद्देश्य से एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड आपने लिया था। यदि आपके उद्देश्य ग्रोथ का है, यानी आप पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, फिर आप प्योर इक्विटी फंड लीजिए। अब इक्विटी फंड में आते हैं तो इक्विटी फंड भी 4-5 तरीकों का होता है। नंबर 1 पे लार्ज कैप, जो शुद्ध रूप से लार्ज कैप कंपनियों को जी, रखता है। मिड कैप, जो मिड कैप सेगमेंट कंपनी होती है। लार्ज एंड मिड कैप, जो लार्ज और मिड दोनों मिल जाता है। स्मॉल कैप होता है, ठीक है ना। फिर जी, 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 मल्टी कैप होता है, इसमें लार्ज मिड स्मॉल हो जाता है। फिर फ्लैक्सी कैप होता है। फ्लैक्सी कैप में और भी अच्छाई हो जाती है। फ्लैक्सी कैप होता क्या है कि वो फंड मैनेजर स्वतंत्र होता है, जैसी परिस्थिति होती है उस परिस्थिति के अनुसार अपने पैसे को चाहे लार्ज कैप में, चाहे मिड कैप में, चाहे स्मॉल कैप में शिफ्ट करता है। तो फ्लैक्सी कैप एक जी, बेहतर विकल्प है। तो मैं आपको आज की डेट में सलाह ये दूंगा कि आप फ्लैक्सी कैप में एसआईपी स्टार्ट करें। और फ्लैक्सी कैप में कौन सा एसआईपी स्टार्ट करेंगे? सभी फंडों की फ्लैक्सी कैप है। मेरे विचार से आपको पीपीएफएएस फ्लैक्सी कैप में एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए, या आपको मोतीलाल ओसवाल फ्लैक्सी कैप उस पर स्टार्ट करें। पीपीएफएएस फ्लैक्सी कैप में पैसा लगाते हैं तो होता क्या कि उस पैसे को का एक हिस्सा वो यूएस में भी लगाते हैं, बाहर की इक्विटी लगाते हैं, ठीक है ना। उसमें आपका फेसबुक का शेयर है, गूगल का शेयर है, एप्पल का शेयर है,
और जो मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप वो इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन अच्छे स्टॉक है, 22-25 स्टॉक है, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। या एक्सिस का भी फ्लेक्सी कैप है। तो आप यदि म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप में से नहीं वो सर मैंने अभी वो उसमें डाल रखा हुआ है, तो वो इसीलिए पूछ रहा था मैंने, वो जानकारी नहीं थी इतनी, तो इसलिए मैंने पूछा मैं बैलेंस एडवांस ठीक है कि नहीं है। तो मैं जानकारी डाल दिया है एक्चुअली। देने के लिए मैं बैठा हूँ, ठीक है ना। जी सर। आप पूछिए प्रश्न, हम प्रश्न का उत्तर देंगे। जितनी मेरी जी जानकारी जी है मैं सारी जानकारी आप तक उड़ेल दूंगा। जी मुझे सर, बड़ा अच्छा जी। लगता है इन सब चीजों को जानकारी देना, लोगों को बताना। मुझे लगता है कि अब एक यही अच्छा काम यही है। ना जी, अगर मुझे जानकारी होती तो मैंने एक्चुअली ये पैसा वो जो मेरे बैंक मैनेजर है ना वो यहाँ पे एसबीआई में, हम्म। उनने कहा इसमें डाल दो ये बढ़िया है तुम्हारे लिए, तो हमने चलो ठीक है तो डाल ठीक, मैं ये नहीं डाल कर रहा दिया। हूँ खराब है, मैं ये जी नहीं जी कर रहा हूँ जी जी खराब है, मैं जी ये कर रहा हूँ कि इससे बेहतर विकल्प मौजूद है। जी जी बिल्कुल, हाँ ये सही बात है, बेहतर विकल्प है। बैलेंस एडवांटेज फंड अब खराब नहीं ले है, अच्छा है बैलेंस जी एडवांटेज फंड, लेकिन उसके लिए जिसकी उम्र अधिक हो, जो रिस्क कम ले सकता है, उसके लिए है। यदि आपकी उम्र कम है, रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, फिर आपको इक्विटी फंड में जाना चाहिए। इक्विटी फंड आपको बेहतर रिटर्न देगा, ये चीज है। और जी आपके जी कुछ प्रश्न है, कुछ संदेह हो तो पूछिए। जी सर। एक्चुअली मैं 3-4 दिन से चार्ट को एनालिसिस मतलब पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ। तो काफी वीडियोस भी मैंने अपने पढ़े हैं और काफी उसमें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जो है मुझे अभी इतना समझ में नहीं आ रहा वो। और जैसे अभी मैं 2-3 वीडियो सुनील मंगलानी सर के भी पढ़े हैं उसमें, हाँ। और काफी काफी पढ़े रहती हैं उसमें, तो वो कैंडल स्टिक चार्ट को पढ़ने की कोशिश कर रहा था धीमे धीमे, तो अभी 2-3 दिन में कुछ ऐसे ही समझ में नहीं आया। रेसिस्टेंस लेवल भी समझ लिया है, रेसिस्टेंस लेवल पर का जो कैसे क्या करना होता पहले आप जो है, मैं कोई चार्ट है। खोल के दिखाता हूँ, चलिए मैं खोलता हूँ। मुझे भी बहुत ज्यादा नॉलेज है, सामान्य नॉलेज है, सामान्य नॉलेज की बात, ठीक है ना। बताइए किसका किसका चार्ट खोलना चाहिए, बताइए किसका देखेंगे, बताइए किस कंपनी का हम चार्ट खोलें, बोलिए किस कंपनी का चार्ट देखना चाहते हैं, बताइए। जी मुझे बहुत कम जी नॉलेज है, अभी मैं पहले बता दूं, मुझे मुझे बहुत कम नॉलेज है, मैं बताइएगा, मैं जी किसका खोल, जी बताइए। जी जी केपीआईटी का ही सर खोल लीजिए। केपीआईटी अभी खोल, तो आपका आपकी वजह से आपका पसंदीदा स्टॉक है सर, मैंने भी इस पे इन्वेस्ट कर रखा है। चलिए ठीक है। अभी देखिए केपीआईटी है स्टॉक, जी अब ये लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जैसे स्टॉक जी में हाँ जी कई चीजें देखी जाती है, मैं जो मुख्य रूप से देखता हूँ 2-3 चीजें देखता हूँ। एक देखता हूँ आरएसआई देखता हूँ, मूविंग एवरेज देखता जी हूँ। लेकिन यार मूविंग एवरेज आरएसआई। चार्ट से पहले दूसरी चीजें मैं आपको बता दूं क्या, चार्ट जी चार्ट से जानने से पहले चार्ट को बेसिक हम जानते हैं। जी चार्ट में 2-3 चीजें होती है, एक होता है प्राइस होता है, दूसरा होता है वॉल्यूम होता है। प्राइस मतलब कि जो शेयर चल रहे होते हैं, और वॉल्यूम मतलब कि जिस मात्रा में शेयर खरीदते हैं। आप शेयर चार्ट में अभी शुरुआत कर रहे हैं तो चार्ट में 2-3 चीजें देखिए। पहली चीज तो ये देखिए, मूविंग एवरेज उसमें लगा दीजिए, मूविंग एवरेज पहले नोट कर मूविंग लूंगा एवरेज सर। देख लीजिए। जी मूविंग सबसे पहले हाँ मूविंग एवरेज लगाइए। कौन कौन से दिन का मूविंग एवरेज लगाइए, लिख लीजिए आप डायरी पर। 20 दिन लगाइए, 50 दिन जी लगाइए, 100 दिन लगाइए, 200 दिन लगाइए। 20, 50, 100, 200। जी अब देखिए, देखा यह जाता है कि जब जब शेयर जो होते हैं मूविंग एवरेज के पास होते हैं, तो वो जी जो मूविंग एवरेज होता है वो सपोर्ट या रेसिस्टेंस का काम करता जी है। आप शेयर को खरीदने की कोशिश करिए मूविंग एवरेज के पास, जैसे वो 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया, खरीदिए। 20 के नीचे चला गया, बेच दीजिए, ठीक है, मत रखिए। फिर जब आइए देखिए 50 के आसपास है, 50 के पास खरीदिए, देखिए 50 से फिर वो आप देखेंगे फिर मुड़ना शुरू हो जाएगा। 50 के पास खरीदिए और स्टॉप लॉस रखिए 100 वाला। तो सबसे पहले काम आप चार्ट में मूविंग एवरेज को देखना शुरू करिए। शुरुआत वहां से एकदम बेसिक से शुरुआत करिए, बहुत ज्यादा मत देखिए।
केवल मूविंग एवरेज लगा करके बैठ जाइए और देखना शुरू करिए। आप देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए, आपको देखते देखते बहुत कुछ नॉलेज होना लगेगा। चलिए मैं बोलता हूँ। अच्छा, ये सब जैसे कि मैं एक शेयर खरीदा, हाँ स्टॉप प्लस के बारे में क्वेश्चन। हाँ, एक मिनट, क्या बोलिए। ये क्वेश्चन स्टॉप लॉस के बारे में है। हाँ, स्टॉप लॉस ये जो होता जैसे है। मैं एक शेयर मैंने 500 रुपए का खरीदा, सपोज हाँ दैट, तो उसमें मुझे, मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ उसको 350 450 की लमसम, तो क्या ये हाँ, संभव है कि ये उसके अकॉर्डिंग लगेगा? नहीं नहीं, देखिए, मूविंग एवरेज दो तरीके, सॉरी, स्टॉप लॉस तय करने के दो तीन तरीके होते हैं। पहला जो तरीका होता है कि हम कितना नुकसान झेल सकते हैं। पहला, मान लीजिए हमने कोई शेयर 500 रुपये पर दिया और हमको लगता है कि एक सौदे में हम 5% से अधिक नुकसान नहीं झेल सकते। जी, ध्यान दीजिएगा, 5% से अधिक हम नुकसान नहीं झेल सकते। तो 500 का 5% यानी 25 रुपया, यानी 475 रुपया हमारा स्टॉप लॉस होगा। जैसे वो शेयर 475 रुपये पे जाता है, हमें उस शेयर को बेच देना है। 5% नुकसान सह करके हमको किनारे देना है। फिर हमें नए सौदे देखना है। और इस सिद्धांत पर आप जितना अधिक टिके रहेंगे, आपका जो फायदा होगा, रिटर्न उतना ही अधिक होगा। स्टॉक मार्केट में सफलता के लिए दो चीजें बहुत होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। एक, अपनी एक इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी हो, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग आइडियोलॉजी, कि आप किस तरह के शेयर में प्रवेश करेंगे, किस तरह के शेयर में प्रवेश नहीं करेंगे, कौन सी परिस्थिति होगी जब शेयर में खरीदारी करेंगे। और दूसरा, उस पर टिकना। यदि आपने कोई ट्रेडिंग आइडियोलॉजी बना ली और दूसरा उस पर आप टिके रह गए, तो शर्तिया तौर पे आपको पैसा बनाना आसान हो जाएगा। कोई नहीं, दुनिया की कोई ताकत आपको पैसा बनाने से नहीं। यदि आपने 5% स्टॉप लॉस तय किया है तो 5% पर बेच दीजिए, भले वो शेयर वहां से बढ़ जाए, लेकिन बेच दीजिए तो बेच दीजिए। हाँ, लेकिन यह स्टॉप लॉस तय करने के दो तरीके होते हैं। एक तो मैंने बता दिया, एक जी, होता है कि ट्रेडिंग के समय में, एक होता है क्लोजिंग प्राइस। मतलब कि यदि स्टॉक ट्रेड करते करते 475 चला जाए तो बेच देना। यानी उसके लिए आपको मार्केट में हमेशा निगाह रखनी पड़ेगी। जी, दूसरा तरीका होता है कि हम शाम को मार्केट, जो मैं करता हूँ, शाम, हम दिन में बहुत कम मार्केट देखते हैं। शाम को मार्केट क्लोज हो गया, देखे हमने केपीआईटी शेयर ले रखा है, देखते हैं कि शाम को कितने पर क्लोज किया हुआ है। मान चलता है कि उसने 475 पर क्लोज किया हुआ है, यानी वो जो है मेरे स्टॉप लॉस पे है। अब हमारा काम होगा, जैसे नेक्स्ट डे मार्केट खुले, हमको उस शेयर को बेचना। सबसे अच्छा स्टॉप लॉस तय करने का तरीका एक तो ये हो गया। दूसरा जो स्टॉप लॉस हम रखते हैं, मूविंग एवरेज के आधार पर। एक मैंने बता दिया 5%, या जो आपका रिस्क जी, लेवल कहता हो। दूसरा जी, मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज, जो महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज होते हैं, वो 20 होता है, 50 होता है, 100 होता है, 200 होता है। यानी 20, 50, 100, 200। अब हम देखने में आता है कि जब जब शेयर इनके भाव इनके पास आता है, तब तब यहाँ पर सपोर्ट लेता है, रेसिस्टेंस। यानी मान लीजिए 20 का मूविंग एवरेज ये जा रहा है, अब जी, शेयर 20 के नीचे आ रहा है, तो जब ये जाएगा 20 को जब तोड़ेगा ऊपर, तो ये नई ऊंचाई पर जाएगा। यदि 20 को नीचे तोड़ दे तो वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा। अब जब नीचे जाएगा तो फिर 50 पर रुकेगा ये। 50 का जहां तो मूविंग और एवरेज, नीचे है? 50 के पास रुकेगा ये। जो 50 का मूविंग अच्छा, एवरेज है ना, वहां रुकेगा। यहां से संभावना होती है कि ये ऊपर जाएगा, संभावना होती है, गारंटी नहीं है, संभावना होती। तो आप हाँ, 50 हाँ, जी, 50 पे खरीदारी करिए, या 50 का तोड़ दे तो फिर निकल जाइए, फिर अब 100 पे रुकेगा, फिर 200 पे रुकता है। जी, ये सामान्य उदाहरण होता है। लेकिन इसमें यह भी है कि जो स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे है, आप उसमें ट्रेड कभी मत करिए। अब चलिए मैं अब जी, निकालता हूं। जैसे ये है, दिख रहा है ना, यहाँ पे हम इसमें मूविंग एवरेज डाल जी, देते हैं। जी,
ओहो, गड़बड़ कर रहा है, नहीं है। रुकिए 1 मिनट, इसमें देखते हैं। APIT टेक, चार्ट किस पे खोलते हैं तो आप? सर मैंने अभी जी किस पे चार्ट देखते हैं आप? ये हम सर वही अभी तो ये क्या नाम आपका स्क्रीनर है वो खोल लेते हैं, या वो उसमें जो हमारा क्या नाम SBI सिक्योरिटीज का वो ऐप है उस पर खोलते हैं। आप उसको खोलिए, या तो इन्वेस्टिंग खोलिए, ट्रेडिंग व्यू देखिए, या तो investing.com खोलिए या ट्रेडिंग व्यू खोलिए। अब ये देखिए ये चार्ट है KPIT का। अब हम यहां से इसमें मूवी एवरेज डाल दें। हमने 3 मूवी एवरेज डाल दिया। हम यहां से तय कर देते हैं, एक को 20 कर देते हैं, थोड़ा सा मोटा कर दें। पचास कर दें, और ये 100 कर देता हूं। अब ये देखिए मूवी एवरेज। अब आप इसी चार्ट को देखेंगे आप, अब देखिए इस चार्ट को देख रहे हैं सर? देखिए जी 20 दिन का, देखिए 20 दिन का नीचे है, फिर 20 दिन के ऊपर चला गया। ये ऊपर वाला 20 जी दिन का है, नीचे वाला 50 दिन का है, इसके नीचे 100 वाला है। देखिए 100 के बिल्कुल पास पास जा रहा है। कुछ दिख रहा है चार्ट जी में? अभी शुरुआत करिए, केवल मूवी एवरेज से शुरुआत करिए आप। जब मूवी एवरेज को समझना शुरू कर देंगे ना तो होगा। और प्रयास करिए, ये किताब मंगा लीजिए मार्केट से, आपको कैंडल स्टिक के बारे में कुछ नॉलेज मिलेगी। इंग्लिश पढ़ लेते हैं ना थोड़ा बहुत? हाँ पढ़ने को पढ़ लेता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ समझ में नहीं आती। तो इसको थोड़ा सा पढ़िए, फिर आपको। जी लेकिन पहले आप इसी को पढ़ना शुरू करिए, केवल मूवी एवरेज को देखना शुरू। आप केवल जी मूवी एवरेज लगा के प्लॉट करके देखिए। यदि आप मूवी एवरेज को भी प्लॉट करके देखना शुरू कर देते हैं ना, तो आपके सौदे जो है ना, 10 में से 5-6 सौदे सही सही होने लगे। अभी तक तो हवा हवाई तीर मारते थे, लेकिन इसके बाद अब बेस होगा आपके पास। अब जी KPIT होगा, कोई और शेयर ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं आप, जी हमने ले लिया जुबलेंट इंग्रेविया, ले लिया जी इंग्रेविया। अब ये देखिए जुबलेंट इंग्रेविया, जुबलेंट इंग्रेविया में देखिए सभी मूविंग एवरेज का शेयर नीचे चल रहा है, दिख रहा है ना? जी अब देखिए, अब यहां से देखिए शेयर अच्छे जा रहा है, दिख रहा है ना? ये देखिए हाँ, यहां से नीचे चला गया। जी तो जब शेयर ये इसके ऊपर क्रॉस करेगा, इसका मतलब नई ऊंचाई पे छुएगा। अब सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा कि शेयर अभी नीचे जा रहा है, हमको खरीदारी नहीं करना चाहिए। अब देखिए मतलब नंबर ये वन पे डाउन फॉल देखिए, पे आया तो जी अब देखिए 100 दिन के मूवी एवरेज, 50 दिन के, 20 दिन के, सभी मूवी एवरेज के जी शेयर नीचे है। ये तो अभी से दूरी जी बना के रखिए। तो जब भी आप शेयर में ट्रेड करिए, आप शेयर में देखिए कि क्या वो शेयर सभी मूवी एवरेज के ऊपर है, नंबर एक चीज। जी सभी मूवी, नंबर दूसरा, 20 दिन 50 दिन के कहा किस मूवी एवरेज के पास है, 20 दिन पे खरीदिए और आगे जाकर बेचिए। केवल जी 20 दिन के मूवी एवरेज को फॉलो करिए, ठीक है ना? 20 दिन के नीचे जाए तो शेयर बेच दीजिए, 20 दिन के ऊपर तो शेयर खरीदिए। इतना आप जी करने शुरू कर देते हैं, आपको काफी हद तक आप अच्छे फायदा मतलब अच्छा फायदा बना। जी कुछ समझ में आया? कुछ जानकारी मिली? जी मूविंग एवरेज का आज ट्राई करेंगे मूविंग एवरेज को और अच्छे से बेहतर समझने के लिए। बस आज की सिखलाई इतना है। जी सर ओके ठीक है ना? जी हाँ सर जी थोड़े की थोड़ा जानिए
अच्छे से जानिए, बिल्कुल बिल्कुल उसका अच्छे से प्रयोग करिए, आपको अच्छा फायदा। बिल्कुल। रहने दिया जाए आज के लिए इतना ही। कैसा ठीक है लगा सर। आप जरूर बताइएगा हमको। यदि यदि आप इसको बिल्कुल प्रैक्टिस करते हैं, कुछ नॉलेज होती है, तो फिर हमको जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कुछ सर। किसके बारे में? वही हर्बल लाइफ। अरे वो आप निश्चिंत रहे उसके बारे में, हमारा काम है कहना। आप नहीं नहीं आप नहीं उत्सव मैं करिए नहीं, हम कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन ये मैं नहीं नहीं कहूंगा, नहीं मैं यदि कोई कोई मोटा झोटा आदमी दिखाई देवे, कोई पतला दुबला जो परेशान हो वजन हम्म, बढ़ने को लेकर के, और किसी डायबिटीज से परेशान है, थायराइड से परेशान है, तो आप उसको मेरा नंबर दीजिए या उसको मेरा। बिल्कुल लेकिन एक बार देने से पहले एक बार बता दीजिएगा कि हम, ठीक है। जी आज के लिए इतना बिल्कुल। ही। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।